सरपंच से विधायक और अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता मोहन मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। 52 साल के मोहन चरण मांझी आदिवासी समुदाय से आते हैं। वो राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन मांझी की गिनती राज्य के तेज तर्रार आदिवासी नेताओं में होती है। मोहन मांझी पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने उड़ीसा विधानसभा स्पीकर पर दाल फेंकी थी। मांझी 4 बार के विधायक हैं। मांझी को उड़ीसा विधानसभा में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उनकी पहचान आक्रामक तेवरों के लिए भी रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में मोहन मांझी क्योंझर विधानसभा सीट से जीते हैं। वो 2019 में भी इसी सीट से जीते थे, लेकिन इससे पहले 2009 और 2014 में विधानसभा हार गए थे। इस बार के चुनावों में उन्होंने बीजू जनता दल की मीना मांझी को 11,577 वोटों से हराया था। पिछली बार वो सिर्फ 1,124 वोटों से जीते थे। सरपंच से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले मांझी जब पहली बार विधायक बने थे, तब नवीन पटनायक पहली बार राज्य के सीएम पद की शपथ ले रहे थे। वो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता माने जाते हैं। इन्हें संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव भी है। संघ में भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। इस आदिवासी बहुल राज्य में मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी ने एक आदिवासी चेहरे का ही चयन किया है। उड़ीसा की 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी में आदिवासियों की जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास मानी जाती है। करीब 30 से 35 सीटों पर यहां आदिवासियों का ही दबदबा है। मोहन मांझी ने अपनी राजनीति का सफर गांव से शुरू किया। वो 1997 में सबसे पहले सरपंच बने थे। साल 2000 में बीजेपी ने मांझी को क्योंझर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। शीर्ष नेतृत्व के फैसले को सही साबित करते हुए उन्होंने ये सीट जीतकर पार्टी की झोली में डाल दी। इसके बाद साल 2009 में बीजेपी ने फिर से मांझी पर दांव लगाया। वो क्योंझर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। 2019 में ये फिर से इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। मोहन चरण मांझी 2024 में चौथी बार इसी विधानसभा सीट से जीत हासिल करके आए हैं। इस बार के चुनाव में मोहन चरण मांझी को कुल 87,815 वोट मिले और उन्होंने बीजू जनता दल की मीना मांझी को 11,577 वोटों के बड़े अंतर से मात दी है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक मांझी और उनके परिवार की कुल चल और अचल संपत्ति की कीमत करीब 1.97 करोड़ रुपए है। मांझी आक्रामक स्वभाव के नेता हैं। एक बार मिड डे मील में करोड़ों रुपए के घोटाले को उजागर करने के लिए उन्होंने विधानसभा में स्पीकर पर दाल फेंक दी थी। हालांकि इनके सभी साथी विधायकों ने दाल फेंकने से मना कर दिया। उस समय राज्य में इस घटना पर जमकर सियासत हुई। इसके लिए मांझी को विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया था। बहरहाल उड़ीसा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 147 सीटों में से 78 पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। राज्य की सत्ता में करीब 24 साल से राज कर रही बीजेडी को हराकर इस बार बीजेपी पहली बार प्रदेश में सरकार बना रही है। इस सरकार में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ओडिशा में बड़े चौंकाने वाले नतीजे आए, खासतौर से विधानसभा के, क्योंकि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए की कोशिश ये थी कि बीजेडी उनके साथ चुनाव लड़े। आलोक जी, क्या लगता है आपको, बीजेडी को हटाना वहां से एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की मानी जाएगी ओडिशा जैसे राज्य में, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी सोच भी नहीं सकती थी कि नवीन पटनायक को हटाया जा सकता है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन कई वर्षों तक जिसको कह सकते हैं, हम लोग आपसे हमेशा बात करते हैं, चाहे असम हो, चाहे ये और उड़ीसा खास करके, जहां पर बीजू पटनायक, मैं नवीन पटनायक के पिताजी, आप देखें, जहां बड़े बड़े ऐसे नेता रहे हैं, नंदिनी सतपथी जो मुझे याद आता है, इस ढंग से, और उन लोगों को मैंने देखा है कि कितना उनका कांग्रेस का गढ़ रहा था उड़ीसा इसके पहले। चूंकि नवीन पटनायक तो बीजू पटनायक जी के बाद ही वो बने उत्तराधिकारी के रूप में आप कहें, और बड़े उन्होंने 25 साल लगभग राज किया है। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे ये है कि कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस जहां इतनी आगे बढ़ रही थी, उड़ीसा जैसे राज्य में, जैसे मैंने आपको नाम गिनाए, जहां इतने बड़े बड़े, इंदिरा गांधी का बड़ा वहां प्रभाव था एक समय में भी, और राजीव के समय में भी रहा, और इसके बाद अब जो सफाया हुआ है, तो बिल्कुल कहना चाहिए कि कांग्रेस वहां दिखाई नहीं दी रही, उस तरह का अस्तित्व है। और इसलिए बीजेपी का वहां जाना, अब वो कांग्रेस मुक्त इलाका जो करने का उनका जो तरीका रहता है,
उसमें उड़ीसा उनके टारगेट पर पहले से था। और इसीलिए देखिए, ये भी एक बहुत गरीब परिवार के व्यक्ति, या चाहे द्रौपदी मुर्मू जी का जी। जैसे अभी जिक्र किया जा रहा था, ऐसे लोगों को आगे ला करके भारतीय जनता पार्टी ने, और जमीनी कुछ काम वहां ज्यादा अच्छा, हुआ। मेरा नवीन मानना है कि पटनायक उत्तर की अपनी प्रदेश, राजनीति वहां पर, नवीन पटनायक किसी के भी करीब नहीं रहे, एनडीए के करीब नहीं रहे, ना कांग्रेस के विपक्ष के कभी करीब रहे, एनडीए का साथ देते रहे गाहे बगाहे, वो एक अलग चीज है, लेकिन कभी किसी में शामिल नहीं हुए। क्या उनकी इस राजनीति की वजह से भी उनको इस तरह के हालात का सामना, राजनीतिक हालात का सामना करना पड़ा है? हिमांशु जी, आप क्या मानते हैं? मेरा यह मानना है कि उम्र के साथ साथ देखिए, शरीर की जो अपनी विडंबना होती है, फिजिकल बॉडी की, वो उन्हें याद कि एक तो उनकी उम्र जो उन्हें अलाउ नहीं करती काफी चीजें करने के लिए, और इसकी वजह से जो डिपेंडेंस आ जाता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक मुख्यमंत्री का। और वहां पर पांडियन जी जो अभी जा चुके राजकारण से, मगर आप देखें तो ये दोनों चुनाव, लोकसभा के विधानसभा के दोनों चुनाव, एक तरह से बीजेडी के किसने लड़े, वो पांडियन ने लड़े, और उनको उनका अनुगामी माना जाता था। और ओडिया लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने बहुत स्पष्ट कर दिया इस बारी जनादेश में कि लोकल के अलावा नहीं, जो आप भाषा नहीं बोल सकते और मुख्यमंत्री आप, वो बात अलग है कि ये मतलब 25 साल तक बोलते थे, लिख नहीं पाते थे, ये हकीकत जी। जो जेडी के प्रमुख थे। राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या पांडियन का जो बढ़ता प्रभाव था वो भी एक वजह रही? बिल्कुल रहा। देखिए, अगर हम लोग देखें तो 25 वर्षों का समय अपने आप में काफी बड़ा समय होता है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सोचिए कितना हाई होगा वहां पे। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की स्थितियां वो चर्चा में लगातार बनी हुई थी, और ऐसे में पांडियन जिस तरह से चला रहे थे वहां पे, हमें लग रहा है कि एक जो जनता के बीच में जो सीधे सीधे सरकार और जनता के बीच में एक सीधा संपर्क होता है, सीधा संवाद होता है, उसमें बीच में मध्यस्थ के रूप में वो काम कर रहे थे। तो ये स्थितियां, तो भारी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बीच में ये एक उपयुक्त परिस्थिति नहीं थी सरकार चलाने के लिए। लेकिन हाँ, मुख्य चीज ये है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे काफी पहले से वो काफी सक्रिय थे कि ये अब एक स्टेज आने वाला है। 25 साल का पीरियड लंबा पीरियड है, और उसके पहले देखें तो अगर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद तक देना, वहां पे उससे भी उड़ीसा के लोगों में गर्व की स्थिति थी, जो लोग हम लोगों को मिला करते थे। और दूसरी चीज की, अचानक से जो एक स्पेस खाली हो रहा था, वो खाली स्पेस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जोरदार तैयारियां की, वो तैयारी करने में कांग्रेस कहीं न कहीं बिल्कुल वो पीछे रही वहां पे। तो इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि जब हम लोग बीजेपी के लोगों से बातचीत करते थे कि कहीं कहीं उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, आपको कम से कम महाराष्ट्र में नुकसान के मामले को सभी लोग स्वीकार कर रहे थे चुनाव से पहले ही, तो महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक नहीं था। लेकिन सभी बीजेपी के लोग कहते थे कि उसकी क्षतिपूर्ति भरपाई जो है वो हम लोग करेंगे पश्चिम बंगाल से और प्लस उड़ीसा से। तो उड़ीसा उस कैटेगरी के राज्य में वो नाम रख रहे थे। पश्चिम बंगाल में तो उन्हें वो सफलता नहीं मिली, लेकिन उड़ीसा में उनका जो मेहनत और प्रयास था, वहां पे उन्हें पूर्णतः सफलता मिली। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी आपका भी, और हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।